जय भीम। सबसे पहले तो इस मंच के माध्यम से जो यहां उपस्थित हैं उन सबको और जो दुनिया के किसी भी कोने में विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले उनके अनुयायी हैं, उनके समर्थक हैं, उनके वंशज हैं, मैं उन सबको डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की 132वीं जयंती की हार्दिक बधाई भेंट करता हूं। आप सभी को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की 132वीं जयंती की हार्दिक बधाई और मंगल कामनाएं। आज हम लोग मऊ में हैं। एक छावनी तो पूरे देश में बहुत सारी, लगभग हर शहर में एक कंटोनमेंट जोन है, छावनियां हैं, लेकिन ये एक ऐसी छावनी है जहां एक ऐसे योद्धा ने जन्म लिया जो लाखों लोग मिलकर नहीं कर पाते, उन्होंने अकेले ने करके दिखाया। इस मिट्टी को भी नमन करता हूं। उस मातृ शक्ति को जिस कोख से उन्होंने जन्म लिया, मां भीमाबाई को भी नमन करता हूं, उनके पिताजी को भी नमन करता हूं। यहां मंच पर उपस्थित भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, जयस, अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी, ओबीसी महासभा के तमाम सम्मानित नेता, यहां की आयोजक कमेटी जिन्होंने अपने खून पसीने से एक एक पैसा इकट्ठा करके एक इतना अच्छा आयोजन यहां करने का काम किया, मैं मंचासीन सभी साथियों को भी बधाई देता हूं, उनको यहां पहुंचने के लिए धन्यवाद देता हूं और उन आयोजक कमेटी को भी धन्यवाद देता हूं। यहां मेरे दाहिनी तरफ उपस्थित नौजवान साथियों का समूह, हमारे सीनियर साथी, हमारी माताएं बहनें, हमारी छोटी बच्चियां और उनके साथ ये जो तस्वीरें मेरे सामने लगी, शहीद अनीश भार्गव, शहीद हर्ष सिसोदिया अंबेडकर और शहीद किशन लाल यादव बागरी, मैं इन तमाम साथियों को भी नमन करता हूं और उनके परिवारों के लिए कुदरत से, महापुरुषों से प्रार्थना करता हूं कि वो इन परिवारों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करें और शक्ति प्रदान करें पुनः अपने परिवार, समाज और अपने आंदोलन के साथ खड़े रह के आगे बढ़ने की। मैं इस मंच के माध्यम से समय समय पे जो संत गुरु महापुरुष भारत के अंदर जन्मे उनको भी नमन करता हूं। सम्मानित साथियों, ये अवसर की बात है कि आज इस पावन दिन पर हम लोग इकट्ठा हैं, क्योंकि दुनिया में एकमात्र ऐसे महापुरुष बाबा साहब अंबेडकर हैं जिनकी जन्म जयंती पूरी दुनिया में मनाई जाती है, जिनकी जन्म जयंती लगभग 100 देशों से ज्यादा देशों में मनाई जाती है। और वो एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन, यहां तक अपने बच्चे, अपना परिवार, अपने सुख, अपना चैन, सब कुछ हम लोगों के लिए निछावर कर दिया। खून के आंसू रोए, तमाम तरह के अपमान सहे, तमाम तरह के आरोपों का सामना किया, लेकिन जो उनके अंदर चाहत थी इस सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तन करने की, उसको नहीं छोड़ा। और आज आलम यह है कि आज
उनके द्वारा लिखे गए संविधान से करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन में नए अवसर पैदा हुए। उनके करोड़ों लोगों के जीवन से अंधियारे दूर हुए, उजाले लागू हुए, उजाले हुए उनकी जिंदगी में। मैंने कल एक ट्वीट किया था और मैंने लिखा कि एक दीपक उनके नाम जिन्होंने करोड़ों भारतीयों के जीवन में उजाले किए। ऐसे बाबा साहब अंबेडकर की जन्म जयंती पे हम लोग इकट्ठा हुए हैं। सम्मानित साथियों, आज आप मऊ इंदौर में लाखों की संख्या में पहुंचे हैं। जिधर देखो मेला सा लगा हुआ है। बहनें, माएं, दादी, बच्चियां, भाई, बुजुर्ग, हर कोई एक जोश के साथ, जज्बे के साथ बाबा साहब अंबेडकर के ऋण को समझते हुए इस धरती पर पहुंचा। और जो यहां नहीं पहुंचा वो अपने गांव, कस्बा, शहर, जिले, प्रदेश में और अपने घरों पे इस जन्म जयंती समारोह का हिस्सा बना हुआ है। जन्म जयंती समारोह आज खत्म हो जाएगा, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर का सपना अभी अधूरा है। मैं यहां आपसे पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की धरती पे, मऊ इंदौर की धरती पे, क्या आप बाबा साहब अंबेडकर के सपने को पूरा करने के लिए तैयार हैं? क्या आप बाबा साहब अंबेडकर के सपने को पूरा करने के लिए तैयार हैं? क्या आप गुलामी की बेड़ियों को काटकर वास्तविक आजादी को लाने के लिए तैयार हैं? क्या आप इस देश में मानवतावादी संतों, गुरुओं, महापुरुषों का बेगमपुरा राज लाने के लिए तैयार हैं? क्या आप भारतीय संविधान की रक्षा के लिए तैयार हैं? क्या आप भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराने के लिए तैयार हैं? तो मेरी बात पे गौर कीजिए। अभी मैंने अपनी बाईं तरफ एक जोश देखा। ये नीले पीले पटकों वालों में जोश बहुत है। बस मैं उनको कहना चाहता हूं कि अपने इस जोश का प्रयोग अपनी गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए करो, तो समाज और आने वाली पीढ़ियां आपको याद रखेंगी। इस जोश से मैं बड़ा गदगद होता हूं, क्योंकि मैं इस जोश को संभालना जानता हूं। मैं इस जोश को संभालना जानता हूं, इसलिए मैं इससे गदगद रहता हूं। मैं कभी नहीं घबराता इससे ही, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये जोश, ये आक्रोश, हजारों साल से जो अन्याय अत्याचार हमारे लोगों ने सहा, और उसके बाद जब आज हम शिक्षा लेके डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनकर घूम रहे हैं, शिक्षित होकर घूम रहे हैं, तो आज हमें इन गुलामी की बेड़ियों में जकड़न महसूस होती है और हमारा खून उबाल मारता है। हमारा बस चले तो हम आज सरकार का, सत्ता का तख्ता पलट कर दें, क्योंकि लोकतंत्र में 5 साल बाद चुनाव होते हैं, इसलिए 5 साल बाद मौका मिलता है। मैं इस मंच को देख रहा हूं, यहां हमारे सम्मानित नेता बैठे हुए हैं, हमारी बहन मोनिका। मैं तो ऐसी वीरांगनाओं को विधानसभा में नेतृत्व करते देखना चाहता हूं कि वो जाएं और विधानसभा में इन वर्गों के हितों की लड़ाई लड़ें और इनके अधिकार सुरक्षित रखने के लिए अपने आंदोलन को कामयाब करें। भाई आनंद राय जी बैठे हुए हैं, मेरे छोटे भाई जेएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हुए हैं, यहां हमारी पार्टी के वरिष्ठ लीडर बैठे हुए हैं, हमारे ओबीसी महासभा, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष प्रदेश के रामप्रीत गुर्जर जी, भाई नीरज जी, भाई विनोद जी, हमारे सम्मानित बाबूजी यहां बैठे हैं, तो अम्मा उधर बैठी है। तो अम्मा हमेशा खाना पहुंचा देती है टाइम से पहले, आज नहीं भेजा है। आज ये ऐसा क्यों किया, खाना क्यों नहीं भेजा? अच्छा, आज अम्मा खुद चली आई तो उनको लगा कि अब बेटे का पेट भर जाएगा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारी छोटी बहन
रानी बोध यहां बैठी हुई है, चंदन जी बैठे हुए हैं और हमारे साथी अहिरवार जी बैठे हुए हैं। यहां पीछे राहुल वाल्मीकि जी, संतोष कल्याणी, अनिल वर्मा जी, सत्येंद्र सेंगर जी और जो विलास जी और तमाम साथी हमारे यहां बैठे हुए हैं। इनको देख के मुझे एहसास होता है कि अब यहां चंद्रशेखर आजाद की ज्यादा जरूरत नहीं। अब तो यहां हर जिले में चंद्रशेखर आजाद खड़े हो गए। अब वो अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे वरिष्ठ लीडरशिप भी यहां, हमारे प्रदेश के प्रभारी भाटी जी, भाई अमित कसाना जी, भाई अनिल ओजस्वी जी, भाई पंकज जी, भाई वीरेंद्र कुमार श्रीश जी, ये तमाम साथी जो वहां से चलकर इस जयंती समारोह में, और हमारे दो गठबंधन के दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आए थे नमन करने के लिए, वो भी यहां इसी उम्मीद से पहुंचे थे कि वो आपका जोश और जुनून देखने के लिए आए थे। उन्होंने मुझसे कहा भी कि इस बार तो क्योंकि पंचायत चुनाव घोषित हो गया है तो हमें वहां जाना है जरूरी, लेकिन अगली बार हम मऊ जब आएंगे तो तब तक हम इस सरकार का तख्ता पलट करवा देंगे आपके साथ मिलकर। अब मुझे आपसे भी कुछ कहना है। हमारे मिशन 78 के भी सीनियर लीडर्स यहां हैं। मैं उन तमाम साथियों का जो अपने तन मन धन से इस आंदोलन को सींचने का काम कर रहे हैं, मिशन 78 के, स्टूडेंट फेडरेशन के, मैं उन सब का भी धन्यवाद करता हूं। एक हमारे प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी यहां नहीं है, उनकी तबीयत खराब है। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं महापुरुषों से कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं। अब मैं जो बात आपसे कहने वाला हूं ये बहुत जरूरी है। मैं सभी मंचों से ये बात कह भी रहा हूं कि भारत को आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो गए। 70 साल में एक पीढ़ी पैदा होके और वो अपने अंतिम समय में चली जाती है, यानी कि जीवन के हर समय को, हर श्रेणी को वो देख लेती है। बालपन भी, जवानी भी, परिपक्वता भी, और वो बुजुर्ग भी हो जाते हैं। लेकिन इन 75 साल से हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कोई हमारी लड़ाई को लड़े, कोई हमारी समस्याओं को अपनी समस्या समझे, कोई हमारे दुख को अपना दुख समझे। और जितने भी राजनीतिक दल हैं, हमने उन पे भरोसा किया कि ये हमारी इस बुनियादी समस्या और हमारी गुलामी, बेबसी की बेड़ियों को काटने में मदद करेंगे। लेकिन सम्मानित साथियों, 14 अगस्त 1947 को जो सामाजिक आर्थिक स्थिति हमारी थी, आजाद होने के अगले दिन बाद 16 अगस्त 1947 को भी वो चूकी तो थी, क्योंकि हमें असल आजादी तब मिली जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। वो संविधान जो दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है, और वो संविधान जिसकी वजह से आज हमारे परिवार की एक हमारी बड़ी बहन, मां या कोई भी कुछ भी कहो उनको शब्दों के रूप में, वो आज देश की राष्ट्रपति हैं। ये अगर संभव हुआ तो ये इस संविधान की वजह से हुआ। और अगर इससे पहले एक दलित राष्ट्रपति बने तो अगर वो संभव हुआ तो ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की वजह से हुआ। और अगर आज एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा यहां इस ऐतिहासिक मंच पर खड़े होकर आपसे बात कर रहा है और ये शोषित वर्ग के लोग सम्मान के साथ इस मंच पर सीना तान के बैठे हैं, तो ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की देन है। ये किसी ने हमें खैरात और भीख में नहीं दिया, हमारे आंसू, हमारी बेबसी, हमारे दुख देख के नहीं दिया। अगर ये संभव हो पाया तो जो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से हमें पढ़ने का अधिकार मिला, बोलने का अधिकार मिला, आने जाने का अधिकार मिला,
नौकरी रोजगार करने का अधिकार मिला। और आज जब हम सब कुछ जान परख के समीक्षा करने लगे हैं कि हमारी इस हालत का जिम्मेदार कौन है, तो तब इनको लगा कि अगर इनके लोगों को कुर्सियां नहीं दोगे तो हो सकता है कि ये यूनाइट होके आपसे सत्ता ही छीन ले। लेकिन सम्मानित साथियों, इन्होंने हमें राष्ट्रपति बनाया, मंत्री बनाया, गवर्नर बनाया, लेकिन उनको इतनी ताकत नहीं दी कि वो अपने समाज के हित में एक कानून बनवा सके या अपने समाज के हित में एक बात कह सके। मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर को ये शंका थी, उनके मन में ये शंका थी कि ऐसा ना हो कि लोकतंत्र आने के बाद भी सत्ता में बैठ के ये लोग हमारे लोगों को अधिकारों से वंचित रखें, क्योंकि इनका चरित्र ऐसा है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर वोट के अधिकार के लिए लड़े। और जब इनसे कहा बाबा साहब अम्बेडकर ने कि देश के अंतिम व्यक्ति को भी जो बालिग हो जाए उसको वोट का अधिकार मिलना चाहिए, तो इन्होंने कहा कि वोट का अधिकार उसको मिलेगा जो जमींदार होगा, वोट का अधिकार उसको मिलेगा जो पढ़ा लिखा होगा, वोट का अधिकार उसको मिलेगा जो बिजनेसमैन होगा, वोट का अधिकार उसको मिलेगा जो टैक्स देगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने आकलन किया कि इन चारों चीजों में तो मेरे लोग हैं ही नहीं, ना उनके पास जमीन रखने का अधिकार, ना संपत्ति बनाने का अधिकार, ना बिजनेस करने का अधिकार, ना ही नौकरी करने का अधिकार। देश में फैला छुआछूत, गैर बराबरी, असमानता इतनी मजबूत है, तो उन्होंने तर्क वितर्क से ये मजबूर किया इन लोगों को कि वोट का अधिकार अंतिम व्यक्ति को भी मिले। लेकिन सम्मानित साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर के मन में यह इच्छा थी कि उनके जाने के बाद जो अधिकार संविधान में मैं लिख के जा रहा हूं वो मिलेंगे कैसे। अभी जब मेरा भाई यहां बोल रहा था, देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसने कहा संविधान की 5वीं अनुसूची में इस देश के ट्राइबल को अधिकार है कि ट्राइबल एरिया की जो जल जंगल जमीन है वो उसका मालिक है, और उसके इजाजत के बिना शासन प्रशासन भी उस जंगल जमीन में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो मैं उन अपने भाई को भी आग्रह करके बताता हूं कि संविधान में तो अधिकार हैं, लेकिन उन अधिकारों को लागू कराने की शक्ति सत्ता में है मात्र। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार हम सब लोगों को दिलाया। उनको यह विश्वास था कि उनके जाने के बाद उनके परिवार के लोग, उनको मानने वाले लोग अपनी वोट की ताकत को इकट्ठा करके, वोट की वैल्यू को समझ के इस देश में अपनी राजनीतिक शक्ति का निर्माण करेंगे। और जब वो राजनीतिक शक्ति का निर्माण करेंगे, जब अपनी वोट का सही प्रयोग करेंगे, तो राज सत्ता उनके हाथ में आ जाएगी। और जब राज सत्ता उनके हाथ में आ जाएंगी तो फिर वो इस कानून को लागू कराने का काम करेंगे। मैंने ये इच्छा जाहिर की कि तमाम महापुरुषों का सपना था कि हाशिए पे जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊंचे पायदान पे बैठे। मान्यवर काशीराम साहब कलम के जरिए इस बात को बताया करते थे कि आज व्यवस्था ये है, 85% दलित शोषित वंचित समाज है, 15% जो शोषक समाज है। हम लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, ये 15% हमारे ऊपर राज करता है जो हाशिए पे सबसे नीचे है। जब व्यवस्था बदलेगी वो सबसे ऊंचे पायदान पे आ जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए मैंने ये कहा कि सबसे पहला आदिवासी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में हम और हमारे गठबंधन के साथी बनाने का काम करेंगे, जिससे कि इस इतने बड़े समुदाय के हितों की रक्षा हो। और क्योंकि ये मानवता को मानने वाले लोग हैं, प्रकृति को पूजने वाले लोग हैं, जब ये राज व्यवस्था की सर्वोच्च कुर्सी पे बैठेंगे तो प्रदेश के किसी व्यक्ति का हित नहीं होगा। लेकिन
मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यही एक पर्ची मेरे हाथ में दी गई और मेरे आज तक याद है। यहां गांव पड़ता है डोगर। उस गांव में एक बच्ची के साथ अन्याय हुआ और जब उसको न्याय की मांग के लिए हमारे लोग सड़कों पे आए तो सत्ता के इशारे पे पुलिस के लोगों ने हमारे लोगों पे गोलियां चलाई और एक भाई तो हमारा मौके पे ही शहीद हो गया। जिनको मैं मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूं, ये सरकार उनके साथ खून की होली खेल रही है। मैं बस अपने लोगों को ये कहना चाहता हूं कि इनसे सावधान हो जाओ। आजमाए हुए को दोबारा नहीं आजमाते हैं। ये अगर आज आपकी बात करेंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर के अथक प्रयास से उनकी बच्चों की कुर्बानियों की वजह से जो वोट आपको मिली है, ये उस वोट को लूटने के लिए आपके कस्बों गलियों मोहल्लों में आपके घरों तक पहुंचेंगे और आपके पैर भी पकड़ेंगे, आपके पैर भी छुएंगे, आपके पैर भी धोएंगे। आपको चाचे, ताई, बुआ, मामी, फूफी पता नहीं क्या क्या बताएंगे। आपको पैसा, शराब उपहार भी देंगे। वो पैसा, शराब उपहार नहीं दे रहे। ये जो खून की होली इस सरकार ने दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यकों के साथ खेली है, ये आपके बच्चों के खून के पैसे आपको लौटाने के लिए आएंगे और उनसे आपकी वोट को खरीद के शासन सत्ता में आके आने वाली पीढ़ियों के साथ खून की होली खेलने का काम करेंगे। मैं बस आपको सतर्क कर सकता हूं। ये इतनी बड़ी कागज मेरे पे गवाही दे रहा है। एक हमारे जिलाध्यक्ष है वहां विशाल करोसिया जी और अहमद दरबारी जी, प्रशासन के लोग उनको टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वो यहां इन वर्गों की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं प्रशासन के लोगों से, मोहरे मत बनो, सरकार बदल जाएगी। आपको नौकरी यही करनी है। जितने मर्जी बुलडोजर चला दो, जिस दिन सत्ता बदलेगी ये रक्षा नहीं करेंगे। एक एक कर्मचारियों पे देखो, मैं कर्मचारियों का हितैषी हूं। मैं मानता हूं कि कर्मचारी सरकार के अधीन है। मैं तो पुरानी पेंशन को लागू कराने के लिए आंदोलन करने के लिए तैयारी कर रहा हूं मध्य प्रदेश में कि पुरानी पेंशन लागू हो, बैकलॉग भरे, प्रमोशन में रिजर्वेशन एससी, एसटी, ओबीसी को मिले। मैं तो इसकी तैयारी कर रहा हूं। लेकिन अगर आप जमीर बेच के नौकरी करोगे, अगर आप किसी मां की कोख को सूं नहीं करोगे, किसी से सरकार के इशारे पे उसके बाप को, भाई को छीन लोगे, तो मुझसे न्याय की उम्मीद करना कि मुझसे बचाने वाला तुम्हें कोई यहां नहीं होगा। ये बात मैं जो अच्छे कर्मचारी हैं उनके लिए कहता हूं कि उनको मजबूती से संवैधानिक तौर पे काम करना चाहिए और जो साजिशन सरकार के इशारे पे कर रहे हैं उनको ये कहना चाहता हूं कि किसी दूसरे प्रदेशों में अपने अपने लिए जगह ढूंढ लेना, क्योंकि जिस दिन सरकार बदलेगी एक एक अन्याय का हिसाब होगा। और जिन्होंने न्याय नहीं किया, कानून के साथ खिलवाड़ किया, सेक्शन 4 का मुकदमा दर्ज करा के उसको जेल भेजने का काम हम पहले ही दिन करेंगे इस प्रदेश में। इस बात को याद रखना। आप जानते हैं ना, जो मैं कहता हूं मैं वो करता हूं। हाथ उठा के बताओ, जानते नहीं जानते हो? तो मैं ये भी पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जैसे वहां कानपुर में, शायद कानपुर में एक दुकान है मिठाई की, ठगों के लड्डू। उन्होंने लिखा है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ये भाजपा वाले भी ऐसे ही हैं। इन्होंने ऐसा कोई सगा नहीं बनाया जिसको ठगा ना हो। इनके यहां कई कई मुख्यमंत्री दावेदार हैं। मैं विश्वास कर कहता हूं कि ना इनका मुख्यमंत्री बनेगा, ना इनका उप मुख्यमंत्री बनेगा। ये जो अन्याय कर रहे हैं, जनता इनका इस बार वो हिसाब करेगी कि ये लोग याद रखेंगे और पुराने आने वाले समय में कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। सम्मानित साथियों, एक आंदोलन अधूरा चल रहा है। मैं अपना 100% दे रहा हूं। आप कटौती कर रहे हैं काम में। मैंने कहा था मुझे डाटा बना के दे देना, क्योंकि जब मैं किशन भाई के घर गया था, मैंने जब उस बहन को, उनके बच्चों को,
उस दादी को खून के आंसू रोते देखा। मैंने वादा किया था कि हर गरीब को पक्का मकान मिलना चाहिए। मैं अपनी बात पे आज भी खड़ा हूं। आप मुझे डाटा देने में देरी कर रहे हैं, शायद आप भी मेरे और इनके बीच में मेरी ताकत कमजोर करने का काम कर रहे हैं। जितना जल्दी आप डाटा बना के दोगे उतना जल्दी हम लोग इनका घेराव करेंगे, उतना जल्दी हम इस सरकार की नींव हिलाने का काम करेंगे, उतना ही जल्दी हमारे लोगों के लिए पक्के मकान की व्यवस्था होनी शुरू हो जाएगी। यहां बैठे कितने लोगों के कच्चे मकान है, कोई हाथ उठा के बताएगा क्या? एक सारे कच्चे वाले नहीं हो सकते हैं। जिनके कच्चे हैं वही उठाओ, पक्के वाले मत उठा देना। बताओ, हजारों लोग तो यही है जिनके कच्चे मकान हैं। तो 75 साल में इन सरकारों ने हमें सर ढकने के लिए पक्के मकान भी नहीं दिए। सोचो कि इन्होंने आपको जानवर से ज्यादा क्या समझा। आप जानवर पालते हैं, उसके लिए भी पक्की व्यवस्था करते हैं कि उसको बरसात में दिक्कत ना हो, गर्मी में दिक्कत ना हो। लेकिन इन सरकारों को हम जानवर भी नजर नहीं आते कि हम यहां बरसात में हमारे घर छूते हैं और ये बड़े बड़े महलों में पड़ के चैन से सोते हैं। मैं बार बार बताता हूं मेरे लोगों, इन अमीरों के कुत्ते भी बिस्कुट खाते हैं, वो एसी में सोते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं। इस प्रदेश में और देश में मेरे लोग रोजी रोटी के लिए सुबह निकलते हैं और अन्य प्रदेशों में निकलते हैं। मैंने कोरोना काल देखा कि मजदूर किस तरह से वहां से पलायन करके गया जब कोरोना काल आया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कब तक इनके भरोसे रहोगे? कब तक अपने अधिकारों को छीनते देखते रहोगे? आप नौजवान हो, आपकी आंधी के आगे मैं बार बार कहता हूं कि वायु समझते हो, हवा और युवा। क्या होता है वायु का उल्टा? वायु और युवा को कोई कैद नहीं कर सकता है। आप युवा हो और युवा को अगर वो गुलामी में जीना चाहता है तो ये तो उसकी जवानी पे भी दाग है। मैंने खून से सींच के आप लोगों को तैयार किया। 16 महीने काल कोठरी में ये बात सोच के बिताए कि मैं अपने खून का कतरा कतरा और अपने ज्ञान का एक एक पल अपने भाइयों के बीच जाके उनको समझाने के लिए तैयार करूंगा। आपको क्या लगता है बिना इनसे मजबूत संगठन बनाए आप इनको हरा दोगे? बिना इनसे मजबूत संगठन बनाए, अपनी बात को ज्यादा लोगों तक ना पहुंचाए बिना, क्या आप लोगों का विश्वास जीत लोगे? इनके पास टीवी है, इनके पास अखबार है, इनके पास रेडियो है, इनके पास बड़े बड़े बैनर हैं, इनके पास बड़ी बड़ी और प्रचार सामग्री। आपके पास क्या है बताओ? इनके इतने बड़े बड़े साधनों का मुकाबला करने के लिए आपको ट्रेंड होना पड़ेगा, कैडर लेके और जमीन पे उतरना पड़ेगा, गांव गांव में जाके लोगों को तैयार करना पड़ेगा। वरना जिस तरह से भाई आकाश गुजर का फर्जी इनकाउंटर हुआ कि वो मेरा छोटा भाई अपनी मां के पैरों को छू के गया भारतीय सेना में वीर बनने, और इन निकम्मी सरकारों ने उसको ये समझ के कि इसकी कोई देखरेख करने वाला नहीं, उस गरीब नौजवान को, उस बहादुर भाई को बस से उतार के उसको गोली मारने का काम किया। ऐसे अन्याय का सामना हमको रोज करना पड़ेगा। मैं तो ये सोचता हूं कि आज नहीं तो कल आपके अंदर ये बल पैदा हो जाएगा कि आप मेरी तरह सर पे कफन बांध के निकल पड़ोगे। ये नीली पगड़ी नहीं है, ये कफन है, और इस कफन को बांध के मैं मध्य प्रदेश और देश के हर कोने में घूमता हूं, इस बात के साथ कि क्या तो हम लोग इस आंदोलन को कामयाब करेंगे या फिर इस आंदोलन में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन कभी इन तानाशाही सरकारों के सामने झुकेंगे नहीं। लेकिन सम्मानित साथियों, उनके पास पैसा है, उनके पास पावर है, उनके पास मीडिया है, मेरे पास आपके सिवा कुछ नहीं है। इन माओं की, बहनों की दुआएं, बुजुर्गों का आशीर्वाद
नौजवान भाइयों का प्यार, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन क्या मैंने मुकाबले में कभी हारने दिया तुम्हें? तो तुम भी तो मुझे हारने मत दो। आप जब नहीं निकलोगे, गांव में जाके नहीं बताओगे कि हालात क्या है और किस तरह से संविधान को खत्म करने, आरक्षण को खत्म करने, आपके अधिकारों, सरकारी नौकरी, सरकारी सिस्टम को खत्म करने की तैयारी सरकार ने कर ली है, तो बताओ वो लोग क्यों तैयार होंगे? सरकार तो उनको राशन दे रही है, सरकार तो उनको लूटने के लिए राशन दे रही है। जब तक आप ये नहीं समझाओगे कि सरकार आपका पैसा आपको देके, आप 1000 रुपए देते हो, 200 रुपए का राशन देके 800 रुपए आपके अपनी जेब में रखे, और सरकार जो है आपके ऊपर एहसान करने का नाटक कर रही है। ए मेरे लोगों, भारतीय संविधान अंतिम व्यक्ति को भी रोटी, कपड़ा, मकान की गारंटी देता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं गारंटी से कह रहा हूं, मुझसे शर्त लगा लो, जो सैलाब आपने 12 फरवरी को भोपाल में दिखाया था, यहां के मुख्यमंत्री जी से कहो कि सारे साधन लगा लें। देश के प्राइम मिनिस्टर से कहो कि वो अपनी पूरी ताकत लगा लें। अगर इतनी बड़ी सभा कर दे तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। मैं ये बात किस लिए कह रहा हूं? क्योंकि जो मेहनत हमारे नेता कार्यकर्ता करते हैं जमीन पे, उससे आज समाज में ये बल तो पैदा हो गया कि हम बड़ी संख्या में इकट्ठा होने लगे हैं। लेकिन जब तक हम बड़ी संख्या में बूथ पे अपने भाइयों को तैयार नहीं करेंगे और बूथ नहीं जिता के लाएंगे, तब तक हम लोग विधानसभा नहीं जीतेंगे, तब तक ये विधानसभा नहीं जाएगी, तब तक ये हमारा, क्या नाम है तुम्हारा राष्ट्रीय अध्यक्ष देश के जो हैं, लोकेश, तब तक ये लोकेश विधानसभा नहीं जाएगा, तब तक ये सुनील विधानसभा नहीं जाएगा। याद रखना मेरी बात को। अगर एक वोट से भी हार गया तो विधानसभा के बाहर खड़ा होगा, और जब तक ये विधानसभा नहीं जाएंगे तब तक आपकी आवाज नहीं उठा पाएंगे। विधानसभा में सरकार से नहीं पूछ पाएंगे कि हमारे लोगों का पैसा, हमारे लोगों का हिस्सा कहां खा रहे हो, लौटाओ लौटाओ, हमारे लोगों को देना है। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि जब तक, देखो, इस एकता को बनाने के लिए मैं इतना प्रयास करता हूं और वो तोड़ने के लिए सारी साजिश करते हैं। अगर तुम उनकी बातों में आ गए तो जो अन्याय 5 साल होगा उसके जिम्मेदार फिर तुम लोग होंगे, मुझसे मत कहना। जो बहन बेटियों के साथ रेप हत्याएं होंगी, जो हमारे लोगों की पगड़ियां उछाली जाएंगी, जो नौजवानों की खाल खींची जाएंगी, जो हमारा सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक नुकसान होगा, उसके जिम्मेदार आप सब लोग होंगे। याद रखना मेरी बात को, क्योंकि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है मेरे लोगों। आप ये समझो, मैंने एक कहानी वहां सुनाई थी, एक यहां सुना देता हूं। अभी मैं राजस्थान में एक कहानी सुना के आया और वही कहानी यहां सुनाता हूं तुमको। सुनना चाहोगे? हाँ, गुलामी बताता हूं कैसी होती है। देख, बस सुनना चाहते हो गुलामी कैसी होती है? सुनो। कभी हाथी के बच्चे को देखना, जब वो हाथी का बच्चा छोटा सा होता है ना, तो महावत उसके पैर में एक मोटी सी संखल डाल देता है। वो छोटा होता है, पूरे जोर लगाता है, लेकिन संखल नहीं खोल पाता, ना तोड़ पाता। सैकड़ों बार प्रयास करने के बाद उसको एहसास हो जाता है कि वो इस संखल को नहीं तोड़ सकता है। जब हाथी बड़ा हो जाता है ना, उसके पैर में एक पतली सी रस्सी भी बांध देते हैं ना, तो वो विरोध नहीं करता उसको तोड़ने का, क्योंकि उसके मन में ये बात घर कर गई है, उसके दिल और दिमाग में, कि तू इस रस्सी को, इस गुलामी की बेड़ी को नहीं तोड़ सकता है। आप ये बताओ, 90% वोट यहां एससी, एसटी, ओबीसी का है मध्य प्रदेश में। बताओ मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? तो अगर 90 में से तुम 45 भी हमें दे दो, 45 दूना 90 होता ना, 45 को चाहे बांट भी देना, उस 45 को हमें दे दो, तो पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी यहां बनेगी। मैं बस आपको इशारे से बता रहा हूं,
कि वोट आपका है, जब आप वोट देके उनका बना सकते हो तो अपना भी बना सकते हो। बस ये गुलामी निकालो कि आप अपना नहीं बना सकते हो। आप ये बताओ, जब आप साहब कहते थे कि अगर वोट फूल वालों को दोगे तो ताकतवर कौन बनेगा? कौन बनेगा? फूल वाला। और जब फूल वाला ताकतवर बनेगा तो अपने लोगों का भला करेगा, उनको अवसर देगा, उनके अपने बच्चों को नौकरी देगा, अपने बच्चों को रोजगार देगा, तो आपका क्या भला होगा? अगर वोट अपने लोगों को दोगे तो आपके लोग ताकतवर होंगे, वो फिर अपने लोगों का भला करेंगे, एक मजबूत शासन व्यवस्था यहां देंगे, तो फिर आपको अवसर मिलेंगे। तो आप दूसरों के लिए क्यों जगह खाली छोड़ रहे हो? क्या आपको लगता है कि गरीब के बेटे आगे नहीं बढ़ सकते हैं? बताओ मुझे दोनों हाथ उठा के, क्या गरीब के बेटे इस देश में आगे बढ़ने की इच्छा ना रखें? क्या गरीब के बेटे अपने पैरों पर खड़ा होने का ना सोचे? क्या गरीब के बेटे विधानसभाओं में जाके आपकी लड़ाई लड़ने का सपना त्याग कर दें? बताओ। तो अगर वो सपना देखें तो उनके आपके समर्थन के बिना वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं? बताओ। आज जयंती है, हम लोग खूब नाच कूद रहे हैं, कल क्या करेंगे? कल फिर वही जिंदगी है। अगर इस जिंदगी में उजाला चाहते हो मेरे लोगों, तो फिर 6 महीने से भी कम का समय बचा आपके पास। निकलो घर से बाहर और चलो गांव की ओर, और गांव गली में जाके और ये ऐलान कर दो कि अब गरीब का बेटा अमीर के इशारे पे काम नहीं करेगा। अब गरीब का बेटा किसी अमीर के आगे हाथ नहीं फैलाएगा, वो अपनी ताकत खुद बनाएगा और अपने लोगों के हिस्से की लड़ाई खुद लड़ेगा। अगर आप ये कर देते हो तो मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि हम लोग इतनी बड़ी ताकत में यहां तैयार होकर आएंगे कि वो जो सपना मैं देखता हूं रात को सोने से पहले और उठते ही, कि मध्य प्रदेश में एससी, एसटी, ओबीसी के लोग शासन सत्ता में आएंगे और कोई शेड्यूल ट्राइब का मेरा भाई, मेरी बहन मुख्यमंत्री बनेगा, वो पूरा हो जाएगा, मुझे भी चैन मिल जाएगा। साथियों, नाचने गाने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ नारे लगाने से काम नहीं चलेगा, जमीन पे जाके काम करने से काम चलेगा, और एक दूसरे पे ये सोचने से काम नहीं चलेगा कि भाई वो तो कर नहीं रहा, मैं कर रहा हूं। इन सब से बाहर निकल के इस बात के साथ खड़े होने से काम चलेगा कि हम इस गुलामी को नहीं सहेंगे और हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे। तो देपालपुर में बागरी समाज के पर गुंडों ने अत्याचार किया, 2 लोगों की हत्या कर दी। मध्य प्रदेश रोजगार सहायक आंदोलन, नियमितीकरण वेतन वृद्धि के लिए प्रशासन धमका रहा है। इंदौर में मोहम्मद साहब पर अभद्र टिप्पणी करने वालों खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हुए मुस्लिम समाज के लोगों पर रासुका लगा दी। मैं तो कह रहा हूं कि जब ये लोग अपने लिए लड़ने वाले लोगों को नहीं चुनेंगे तो फिर इस अन्याय का सामना उनको करना पड़ेगा। क्योंकि जितने पर्चे आप मुझको देते हो, जितना अन्याय आप देख रहे हो, इस अन्याय को रोकने का एकमात्र रास्ता यह है कि हम लोग अपनी राजनीतिक शक्ति यहां बनाने का काम करें। क्या आप इस लड़ाई में मेरा साथ दोगे? हाथ उठा के बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ। ये तो आगे वाला एक हाथ उठाए हुए, नजर रखनी पड़ती है अपने लोगों पे भी भाई। देखो, सुनो, देखो नजर क्यों रखनी पड़ती है। मैंने मंच से कहा कि आज की सभा के बाद कुछ लोगों को बीजेपी ज्वाइन करा लेगी। कहा था ना मंच से ही कि आज की सभा के बाद कुछ लोगों को बीजेपी ज्वाइन करा लेगी। अगले दिन घूमती रही बीजेपी, ज्वाइन ज्वाइन ज्वाइन। तुम एक को ले जाओगे, 100 आ जाएंगे। और जिस दिन हमारा राज आ जाएगा, बहुजन समाज के लोगों का राज, हमारे लोग ऐसी सरकार चलाएंगे जो इस मंच पे बैठे हैं कि तुम्हारे विधायक छोड़ो, तुम्हारे घरों के मेंबर भी हमारी पार्टियों में आ जाएंगे, याद रखना। क्योंकि
जीवन और अवसर सुविधाएं बुनियादी आप नहीं दे पाए, वो देने का काम हम मानवता का राज को मानने वाले लोग करेंगे। मैं गारंटी से कहता हूं, अन्याय अत्याचार तो दूर की बात, जिस दिन हमारे लोग शासन सत्ता पे आएंगे, किसी बहन की तरफ आंख उठाने की हिम्मत किसी गुंडे अपराधी की नहीं रहेगी। मेरा वादा है आप लोगों को। और जैसा पेरियार रामास्वामी नायकर कहते थे कि रात के अंधेरे में भी 12 बजे महिलाएं दूर तक अकेली घूम के आएंगी और उनके सम्मान के खिलाफ आंख उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें गरीबों नौजवानों को रोजगार, माओ बहनों को घर पे रोजगार, सरकारी नौकरियों में आरक्षण की नियमावली का पूर्ण रूप से पालन और आदिवासियों को जल जंगल जमीन का पूर्ण अधिकार, उसके साथ साथ प्रमोशन में रिजर्वेशन एससी एसटी ओबीसी को सारे बैकलॉग को भरने काम, जिन पे जमीन नहीं उनको जमीन, और जो नौजवान सरकारी नौकरी नहीं प्राप्त कर पाएंगे उनको प्राइवेट नौकरी या बिजनेस करने के अवसर, और पढ़ाई सबके लिए मुफ्त और सबको बेहतर इलाज, ऐसी व्यवस्था करके देंगे कि पुनः कभी किसी और को चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद रखना मेरी बात। लेकिन सवाल यह है कि वो आप मौका हमें कब दोगे? तो मौका आ गया है 2023 में। दिन रात मेहनत करने का काम करो। एक अपील भी आपसे कर रहा हूं, हमें एक यात्रा यहां शुरू करनी है जनता के बीच में जाने के लिए, जिसका नेतृत्व मैं खुद करूंगा। उससे पहले आशा कार्यकर्ता पिछले 3 दिनों से हड़ताल पे है। उन्होंने खून से के पत्र लिखे हैं, लेकिन सरकार ने नहीं माना, क्योंकि हमारी बहनों को सरकार न्याय नहीं दिलाना चाहती। आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में वृद्धि और उनको भी प्रमोशन और नए अवसर देने का काम हमारी पार्टी करेगी सरकार में आने के बाद। अब जो बात मैं आपसे कह रहा था वो ये है कि एक आंदोलन हम लोग शुरू करने वाले हैं, जिसमें मैं खुद उसका नेतृत्व करने के लिए 1 महीना मध्य प्रदेश में रहूंगा। लेकिन दुश्मन के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, हेलीकॉप्टर हैं, हवाई जहाज हैं। हम वो यात्रा साइकिल से करेंगे। आपसे अपील कर रहा हूं, क्योंकि मेरे हाथ पैर कान नाक आंख तो सब कुछ आप हैं, तो एक एक साइकिल की व्यवस्था करा के आप सूचना दे देना जो करा दे। हमें 500 साइकिल की व्यवस्था करनी है, और जिस दिन हमारी 500 साइकिल तैयार हो जाएगी उस दिन हम 1 महीने बाद इस यात्रा पे निकलेंगे और पूरे मध्य प्रदेश को साइकिल से जो है गली गली जाके लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। मुझे यहां से एमपी एमएलए का चुनाव नहीं लड़ना मेरे लोगों, इस बात को याद रखना। लेकिन क्योंकि मैं आपका खून हूं, आपका हिस्सा हूं, मैं आपको इस जुल्म जातीय अन्याय के साथ जीते नहीं देखना चाहता हूं। इसलिए धूल मिट्टी फांक के अपने शरीर को लगा के गांव गांव में जाके, शहर कस्बों में जाके हम समाज को तैयार करने का काम करेंगे और लोगों से अपील करेंगे कि नोटों वालों को छोड़ दो और वोटों वालों को, गरीबों को वोट दो, और हमारे गरीब कार्यकर्ताओं को जिताने का काम करो। इस तैयारी के लिए हम लोग गांव गांव जाएंगे और तब आपकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि रोटी भी आपको खिलानी पड़ेगी जहां रुकेंगे हम लोग, और लेटने के लिए जगह भी और कपड़ा भी आपको देना पड़ेगा। मैं वादा करता हूं, औरों की तरह यात्रा में सुख सुविधा लेके नहीं निकलूंगा। बस कपड़े होंगे और वो साइकिल होगी, और जिस दिन वो यहां पूरा हो जाएगा फिर किसी दूसरे प्रदेश में, जो क्योंकि चुनाव राजस्थान में भी हैं, फिर उस प्रदेश में जाके वहां के लोगों को जगाने का काम करूंगा। आप अपनी जिम्मेदारी उठा लेना। मेरा यही काम है, मेरा यही काम है, मुझसे यही आता है। मैं इसीलिए हूं कि आपको इस लड़ाई के लिए तैयार कर दूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जिस दिन आप तैयार हो गए आपको कोई नहीं हरा सकता है। तो बस मेरा काम है आपको तैयार करना। आप यहां आए,
मैंने सबके पंडाल देखे, क्योंकि मैंने इनको मना किया कि भाई सब लोग जयंती मनाएंगे, सभा मत रखो। इन्होंने कहा नहीं नहीं हम लोग कोशिश कर लेंगे। इन्होंने कोशिश की, वो बड़े पैमाने पे कामयाब हुई, मगर मैंने दूसरों के पंडाल देखे। आप भरोसा करो, जितने लोग हमारे मंच पे हैं इतने उनकी कुर्सियों पे नहीं है। सच में बोल रहा हूं। और जब मैं आ रहा था वापस, तो मैंने इनसे, मैं पैदल चल के आया 1 किलोमीटर, आपने देखा होगा जो लोग हमारे साथ आए, और मैंने इनको कहा कि जाम लग रहा है चलो, क्योंकि जो वहां अगर एक व्यक्ति भी है तो उसको समझाना चंद्रशेखर आजाद की जिम्मेदारी है। इसलिए आपसे कह रहा हूं, जो देना चाहेगा साइकिल, जिसकी क्षमता होगी, बच्चों का पेट काट के मत देना। नहीं, मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूं, मेरा अपना एक नेचर है, अपना एक व्यवहार है। जिसकी क्षमता होगी वो देना, जिसकी 2 की होगी 2 भी देना, लेकिन अपने बच्चों की पढ़ाई, अपने बच्चों की हेल्थ और अपने बच्चों के खाने से काट के मत देना मुझे, क्योंकि मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरी वजह से किसी बच्चे की पढ़ाई रुक जाए, उसको भोजन ना मिले या उसकी भी इलाज के खर्चे में कोई कमी आ जाए। ये मैं बिल्कुल नहीं करूंगा बर्दाश्त। तो इसलिए आपसे कह रहा हूं, जिसकी क्षमता हो वो देना, क्योंकि ये आंदोलन आपका है, आपके सहारे और इशारे पर लड़ा जाएगा। ना किसी ताकतवर का सहारा चाहिए, ना इशारा चाहिए। आपकी लड़ाई, आपके अधिकार, आपका आंदोलन, आपके सहारे लड़के कामयाब करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः उन महापुरुषों को नमन करता हूं जिनकी वजह से हम हैं, और स्पेशली जो आज के दिन जो सूर्य निकला मऊ इंदौर की धरती से, जिसने पूरे भारत को रोशनी देने का काम किया, उन परम पूजनीय विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को नमन करता हूं। और बस आपको याद दिलाता हूं मेरे भाइयों बहनों कि बहुत बड़ा कर्ज है उनका हमारे ऊपर, और उनके संविधान पे बहुत बड़ा खतरा है मेरे भाइयों बहनों। दुश्मन का बस चले तो आज ही उनके संविधान को खत्म कर दे और आपसे सार्वजनिक रूप से घूमने का अधिकार भी छीन ले। लेकिन जहां मिटाने वाले हैं वहां लड़ने वाले भी हैं, जहां जुल्म को बढ़ावा देने वाले हैं वहां जुल्म के खिलाफ लड़ने वाले भी हैं। मेरा ये मानना है कि ये नीले और पीले पटके वाले मिलके अगर ये तय कर लेंगे, अगर लोकेंद्र यहां हो, मैंने उससे भी कहा अपने छोटे भाई से, जिस दिन ये नीले पीले पटके वाले तय कर लेंगे उस दिन इन्हें इस प्रदेश में किसी की जरूरत नहीं रहेगी। उस दिन इस प्रदेश में इनका राज आ जाएगा। एक भारतीय मेरी बहन मुझे दिख रही है यहीं से, वो मुझे रास्ते में मिल गई, इधर आजा, सीधे चल के आजा, सीधे सीधे चल के आजा सामने से। ये इसको देख लो, भारती को, बैठ जाओ, ये यहीं दिखाई देगी, बैठ जाओ, लाओ पानी पिलाओ मुझे, इतना जल्दी आओ, तेजी से, मुझे खत्म करना है, जल्दी आओ। ए तुम तो बहादुर बहनों, तेजी से आओ, मजबूती से, जल्दी आओ, तेजी से। देखो यहां से रास्ता बना के बुलाओ इसको, यहां से। ठीक है, यहां से लाओ, यहां से लाओ, यहां से लाओ, हम लोग ले लेंगे। जल्दी आओ, जल्दी स्टेज पे बेटा आ जाओ, जल्दी फटाफट आओ, खोल के लाओ जल्दी फटाफट। तुम लोग पीछे आ जाओ, बस बस, कुछ नहीं। बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ, इन्हें रख लो, वहीं रख लो। देखो, 2 आखिरी बातें आपसे कहनी है। पहली, ये इधर आओ, ये मेरी छोटी बहन है, तुम जानते हो इसे, मैं बताता हूं, जो नहीं जानता सुन लो। ये नेमावर के उस परिवार की आखिरी बिटिया है मेरी, भारती, जिसने इन सामंतियों के आगे लड़ाई लड़ी, और कीमत क्या चुकानी पड़ी पता है आपको? पूरा परिवार उजाड़ दिया गया सामंतियों द्वारा। और जब हम लोग लड़े नेमावर में जाके और हमने ऐलान किया, तब सीबीआई जांच, वो भी उसके बहुत दिन बाद ही जब पैदल निकली ये कह के कि मैं जाके मुख्यमंत्री से जवाब मांगूंगी, तब
सीबीआई जांच के आदेश हुए और वो खोखली सीबीआई जांच थी, क्योंकि इनकी सारी एजेंसियां सरकार के कब्जे में है, उनके खिलाफ जाके कुछ नहीं कर सकती। और मैंने इसको खून के आंसू रोते देखा, और इसको भरोसा है तुम लोगों पे कि कल उनके भाई बहन उसको न्याय दिलाएंगे। जब मैं इसको देखता हूं तो मेरा सीना छलनी हो जाता है, मगर मैं इसकी बहादुरी को सलाम करता हूं कि ये लड़ रही है, इसने घुटने नहीं टेके जालिमों के आगे। और मैं तो इससे भी कहूंगा, तुम्हारी कितनी एज होगी? 23 साल है। ये अभी 2 साल छोटी है, अगर ये छोटी ना होती तो मैं इसको इस बार विधायक बनाने के लिए खुद घूमता गली गली। मैं इसे इतना ताकतवर बनाता कि जिन लोगों ने अन्याय किया और अन्याय का साथ दिया, वो लोग कल इसको खड़े होकर सैल्यूट करते। इतनी ताकतवर बनाता। मैं वादा करता हूं कि मैं इस आने वाले समय में अपनी इस बहन को बहुत ताकत देके भेजूंगा और इसको खड़ी करूंगा इस अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए। और उसको भी कह रहा हूं, क्योंकि मैंने सुना सरकार के लोग बड़ा डराते बहुत हैं, वो मेरी छोटी बहन है, याद रखना। मैं भाइयों के बारे में एक बार चुप हो जाता हूं, लेकिन बहनों के साथ होने वाले अन्याय पे चुप नहीं रहता। गलती मत कर बैठना, वरना हिसाब किताब में कागज कम पड़ जाएंगे, बात याद रखना। तो अभी अभी मेरे पास सूचना आई कि संजय सोलंकी जी 5 साइकिल जो है और अहमद दरबारी जी 1 साइकिल जो है अपनी तरफ से, और विष्णु राठौर जी 2 साइकिल अपनी तरफ से देंगे। तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनको 500 करना है, 5 से काम नहीं चलेगा। बैठ जाओ, मेरे वाली कुर्सी पे जाके बैठो, जाओ वहां जाओ, जाओ बैठो। और मैं आपसे एक निवेदन और करता हूं, स्पेशली अपने गुर्जर समाज के लोगों से। ये तलवार देते हैं मुझे, देखो, और मुझसे कहते हैं इसकी जरूरत पड़ेगी। आजा, देखो अभी उन्होंने 10 साइकिल की घोषणा भी की है। मैं इनसे इसकी ताकत मांग रहा हूं, इससे कुछ नहीं होने का इस बार। अब याद रखना मेरी बात को, लिख के लाओ, लिख। देखो, ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा राज जो है वो तलवार के दम पे मिलेगा, तब राजतंत्र था, युद्ध होते थे। आज लोकतंत्र है। मुझे आपके से वोट की ताकत चाहिए, इसकी नहीं चाहिए। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, प्रिय बैठ जाओ। आप तो बाबूजी, फिर बताओ, क्या आप चाहते हैं मैं इसकी ताकत से लड़ाई जीतूं? तो भाई ये देना ये बंद कर दो मेरे लोगों, मुझे ये इसकी ताकत दे दो बस। एक बार मुझे इसकी ताकत दे के देखो, फिर बताना। दोबारा किसी मसीहा की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको आपके भाई के साथ, याद रखना मेरी बात को, ठीक है? और देखो, शहीद भाई हर्ष के पिताजी 2 साइकिल देंगे। मैंने तो प्रार्थना की थी कि महापुरुष उनको, इनके परिवार को खड़े होने की शक्ति दें। मैंने उसको देखा, वो बहुत आधी रात में निकलने वाला मेरा छोटा भाई था। आज समय की कमी है, लेकिन मैं अगली बार आऊंगा तो उनके घर जरूर जाऊंगा, उस मिट्टी को नमन करने जहां वो जन्मा। और जिस दिन हम लोग ताकत में आएंगे, ऐसे सारे बहादुर वीरों के नाम से हम लोग मध्य प्रदेश में पुरस्कार चलाएंगे या सम्मान चलाएंगे। मेरी बात याद रखना। मुझे पता है कि किस किस तरह से हमारे समाज के लोगों को जिंदा रखना है, उनके संघर्षों को जिंदा रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहां पहुंचे इतनी बड़ी ताकत से। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहर, जय संविधान। और आप सभी के लिए मंगल कामनाएं, आप दीर्घायु और स्वस्थ रहें। और 5 साइकिल जो है जाटव समाज के जो अध्यक्ष हैं भाई कमल जी, वो अपनी तरफ से देंगे। जिस दिन 500 हो जाएगी, उसके 1 महीने बाद मैं आपको यहां साइकिल पे घूमता दिखाई दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो, घूमूंगा साइकिल पे, लक्ष्य है बिठाना अपने लोगों को कुर्सी पे। ये बात याद रखना, कभी साइकिल पे छोड़ दो मुझे, कि हमारा भाई तो साइकिल पे ही रहना चाहता है। राजेंद्र बगानिया, जिला शाहजहांपुर, 2 साइकिल भीम आर्मी की तरफ से, उनको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।
जय भीम, जय भारत।